हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए हमें कौन कौन से एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है आपका, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ऑन द पेन। हाँ, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, प्लेजेस फ्रॉम रेडफोर्ट, प्लेजेस बाय एवरी इंडियन। तो ये आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पेगासस से रिलेटेड थोड़ा आर्टिकल दिखेंगे, फ्लड एंड फोर्स में पाकिस्तान में क्या चल रहा है थोड़ा सा समझेंगे। इसके अलावा और कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बाकी फिर न्यूज़ में काफ़ी कुछ आया है तो वो हम देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में पेपर देना है, तो नेक्स्ट वीक से हमारा विजेता बैच शुरू हो रहा है। क्लैट पीजी के लिए अचीवर्स बैच शुरू हो रहा है। एनएलएसएट के लिए ब्रह्मास्त्र का बैच आ रहा है। क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच आ रहा है। इसके अलावा आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी अपने घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं फॉर क्लैट यूजी, जिसमें कि 7 बुक्स एंड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहला आर्टिकल है फ्लड एंड फोर्स। तो देखिए ये आर्टिकल जो बेसिकली गाइस आया है वो आया है पाकिस्तान में। अभी देखो फ्लड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। थोड़ा सा मैं देखो पाकिस्तान की पहले आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए वहाँ पे जो फ्लड की अभी हालत है वो कुछ इस तरीके से है, और पूरे के पूरे शहर जो है वो पानी से भरे हुए हैं, और अभी सिचुएशन जो है वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। ट्यूसडे के अंदर बोले उससे पहले थोड़ा सा ये भी जान लो कि काफ़ी समय से ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस पर कुछ ट्वीट नहीं किया था, बट कल ही इस पे ट्वीट किया गया है। तो आर्टिकल तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा कदम है इंडिया के साइड से, कि वेलकमिंग कदम है कि रिलेशन मेंटेन करने के लिए या फिर रिलेशन बढ़ाने के लिए भारत ने पहली बार जो है वो काफ़ी समय से जो चुप्पी हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में वो टूटी है। लेकिन अब थोड़ा सा पाकिस्तान की सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। गाइज करीबन 1100 पीपल की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड फ्रॉम द फ्लड्स। अगर आप ऑफिशियल्स की माने तो 1/3 ऑफ द कंट्रीज अंडर वाटर। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है पाकिस्तान की। करीबन ऐसा माना जा रहा है कि $10 बिलियन के आसपास के होम्स जो हैं वो डैमेजेस हो चुके हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देख रही हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं, फूड शॉर्टेज हो रहा है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। फूड शॉर्टेज फ्यूचर में और बढ़ने की उम्मीद है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने जानी। इसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने एक ग्लोबल अपील भी करी है, जिससे इन्होंने ये कहा है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की मदद करें। और उन्होंने इस मानसून को क्या बोला है सुनिएगा, मानसून ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होता है? देखो बेसिकली स्टेरॉइड को हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। बोला जाता है कि उसको यूज़ करके जो है लोग ज़बरदस्ती हार्मोन्स बॉडी में इंसर्ट करते हैं, फिर काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ इन्होंने ये एक मतलब कह सकते हो कि कटाक्ष रखा है कि यार जो हम लोगों ने पर्यावरण की हालत कर दी है, जो एनवायरनमेंट की हालत कर दी है, उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल जो इश्यूज हैं उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। ये मतलब मैन मेड एक इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। यूके, यूएस, चाइना, यूएई, कतर, टर्की, काफ़ी सारा एड ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए भेज दिया गया है। आईएमएफ में इनका पैसा फंसा हुआ था, जो इनको लोन मिलने वाला था। तो $1.1 बिलियन का जो बेल आउट था वो भी आईएमएफ से इनका क्लियर हो चुका है। तो अभी पाकिस्तान की मदद तो बाकी सारी कंट्रीज वर्ल्ड की धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये हमने जाना। थोड़ा सा पाकिस्तान के आप अभी मैप में देखो कि कितना एरिया जो है या फिर कहाँ पे कितने ज़्यादा जो होम्स हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। तो ये देखिए जो बिल्कुल डार्क टाइप का एरिया है ना, यहाँ पे 50,000 से 1,30,000 के आसपास जो हैं हाउसेस पर डिस्ट्रिक्ट जो है डैमेज हुए हैं। फिर जो थोड़ा सा आपका रेडिश कलर में है वहाँ पे थोड़ा सा कम है, फिर जो उससे और हल्का कलर है उसमें थोड़ा सा और कम है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंध प्रोविंस है इनका वो इम्पैक्ट हुआ है इस फ्लड से। तो ये बेसिक चीज़ थी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। आज देखिए काफ़ी लाइट नहीं आ रही है, इसलिए बड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्लास होने में, बट आई थिंक चीज़ें बेटर होंगी, आपको समझ आ रहा होगा और दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट अगर कुछ हो तो थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। ड्रॉप द फोन चेकिंग ड्राफ्ट सर्विलेंस कर्बिंग ऑर्डर। तो ये पेगासस के ऊपर है। पेगासस क्या है? पेगासस इज अ स्पाईवेयर जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये एनएसओ के द्वारा बनाया गया है। एनएसओ इज ए संस्थान ऑफ इजराइल। ये विश्व के गवर्नमेंट को ये सॉफ्टवेयर बेचते थे। इंडिया के ऊपर भी ये आरोप लगा था कि हमारी सरकार ने पेगासस को खरीदा था, और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों पे इसका यूज़ किया था। एक डेटा लीक हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी या उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस थे उनके ऊपर पेगासस का यूज़ किया गया था।
पेगासस स्पाईवेयर को आपके फ़ोन में डालने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके फ़ोन पे एक मिस कॉल भी आएगा, आपका फ़ोन जो है वो हैक हो गया। अब क्या हुआ, आपके फ़ोन का जो कैमरा है वो सामने वाला सब कुछ देख रहा है, आपके फ़ोन का जो माइक है वो सामने वाला सब कुछ सुन रहा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके बाद अगला आर्टिकल है झारखंड एमएलएज फ्लाई टू रायपुर। तो झारखंड के एमएलएज जो हैं वो रायपुर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को ये डर है, यूपीए का जो अलायंस है वहाँ पे उनको ये डर है कि कहीं बीजेपी जो है फिर से सरकार ना बना ले झारखंड के अंदर। तो इसीलिए अभी जो है इनको शिफ्ट किया जा रहा है रायपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउज गणेश पूजा एट बेंगलुरु ईदगाह मैदान टुडे। देखिए, बेंगलुरु में ईदगाह मैदान काफ़ी समय से चर्चा का विषय है और उसके ऊपर जो है वो गणेश पूजा करने की बात चल रही थी, काफ़ी सारा प्रबंध भी किया जा रहा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, कहा है कि उसी जगह पे क्यों करना है जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम का विषय है जिस पे अलग डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो डिस्प्यूट जब रिजॉल्व होगा उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप जो है यहाँ पे पूजा ना करिए, तो ये चीज़ देखा गया है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू इन पर्सनल लॉ केस। 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी हुई थी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कि पोलीगैमी या फिर निकाह हलाला इनके ऊपर बात कर रही है। पॉलीगैमी क्या होता है? देखो, पॉलीगैमी का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा शादी जो मुस्लिम मेंस को अलाउड है। एंड निकाह हलाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स एन तरीका प्रोसेस ऑफ रीमैरिंग अ मुस्लिम वुमेन टू अ मुस्लिम मैन। उसमें ऐसा होता है कि आपको किसी थर्ड पर्सन से जो है वो मैरिज करनी पड़ती है, उसके साथ कंजमेट करना होता है, फिर आप वापस जो है पुराने वाले हस्बैंड से शादी कर सकते हो, अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इनके ऊपर चर्चा है। तो इसी के लिए एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू को भी पार्टी बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट्स एट 8.32%। तो भारत में तेलंगाना ने टॉप किया है इन्फ्लेशन का। अब ये अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। और वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टू रिपोर्ट्स रेट अबव 8%। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का भी रिपोर्ट आया है कि 8% से ऊपर इन्फ्लेशन इनके यहाँ पे भी है। बाकी नेशन में 6.8 के आसपास का एवरेज है। केरला पासेस बिल ऑन लोकायुक्त। तो लोकायुक्त पे केरला ने बिल पास कर दिया है। अब क्या बिल था, क्या पूरी कहानी थी, देखो इस वीडियो के एंड में ना मैंने लोकपाल एंड लोकायुक्त पे पूरी वीडियो अटैच करी है, बहुत अच्छे से देखना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए वो। अब बात करते हैं फिलहाल केरला में क्या हो रहा है। केरला में देखो लोकायुक्त पे बवाल इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक पावर अपने हाथ में ले ली है। सिंपल लोकपाल क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकायुक्त मतलब जहाँ पे स्टेट है। लोकायुक्त ने अगर कुछ कहा, जैसे मान लो लोकायुक्त ने कहा कि यार ये एक्स नाम का बंदा जो है ये करप्ट है और इसको जो है हटाओ, तब इसके लिए ना एक कमिटी बनती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं जिसको वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फैसला फाइनल है। बाय द वे, मान लो लोकायुक्त ने कहा कि एक्स नाम का बंदा भैया करप्ट है, इस पे ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं होगा, तो फिर लोकायुक्त का फैसला किसी काम का नहीं है। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? ये वही लेजिस्लेटिव असेंबली के बंदे होंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जिनको बैठाएगी। तो ये पूरा एक मसला है जिसके लेके काफी बवाल चल रहा है। लोकपाल एंड लोकायुक्त इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने वीडियो अटैच करी है, उसको डिटेल में देखना, डिटेल में समझना, ठीक है। इसके अलावा दिस इज इट, यही था। एंड अभी इराक में क्या चल रहा है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखो इराक के अंदर क्या हुआ, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 24 जो लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे अभी की बात नहीं, काफ़ी समय से चला आ रहा है। 200 इंजर्ड हो गए हैं। जो हो क्या रहा है कि वहाँ की जो जनता है उनका एक फ्रैक्शन जो है वो वहाँ की सिक्योरिटी पर्सनल से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसा हुआ अभी रिसेंटली क्योंकि मुख्तार अल सदर, ये वहाँ के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, शिया क्लरिक हैं, इनके द्वारा ये कह दिया गया कि भैया मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहा हूँ। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि 2021 में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इन्होंने कोलिशन सरकार बनाने के लिए बहुमत इकट्ठा कर ली थी, लेकिन तब से जो है ना वहाँ पे सरकार बन नहीं पाई है, कुछ ना कुछ लूप होल्स की वजह से। और इसी के चलते हुए जनता, इन्होंने कह दिया कि भैया अब मैं रिटायर ले रहा हूँ, तो जनता जो है सड़क पे उतर आई और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वॉयलेंस देखने को मिला। थोड़ा सा हम समझते हैं इराक की स्थिति, इराक में क्या है, इराक में कैसी जो प्रॉब्लम्स है वो चल रही हैं। तो जो मिस्टर सादर हैं, इनका मुख्तार अल सदर जो बोला गया है, इनकी जो पार्टी है ना उसका नाम है सेड्रिश मूवमेंट। इनके पास 73 सीट्स थी आउट ऑफ 329। इसके अलावा इन्होंने कर्दिश पार्टी एक है वहाँ पे उसके साथ, और एक सुन्नी पार्टी है उसके साथ मिलकर कोलिशन क्रिएट किया, जिसमें इनके पास बहुमत की संख्या आ गई थी। अब वहाँ पे प्रोसेस क्या है ना, उसको भी थोड़ा समझाता हूँ मैं।
कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ न्यू पार्लियामेंट टू पिक अ प्रेसिडेंट फर्स्ट। पहला काम है प्रेसिडेंट आप चुनिए, हु देन शुड आस्क द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री ब्लॉक, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, टू नॉमिनेट समवन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब हो क्या रहा है ना, वहां पे जो अपोजिशन है ना, उसमें देखिए काफी सारे शिया मेजोरिटी अपोजिशन पार्टीज हैं, और यहाँ पे इन्होंने देखी क्योंकि एज ए शिया पार्टी इन्होंने सुन्नी एज वेल एज कर्दिश पार्टीज के साथ कोलिशन किया, जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और काफी सारे फैक्शन को पसंद भी आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है ना, जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, वो हो ही नहीं पा रही है। कभी क्या हो रहा है भैया, सामने वाली पार्टी बाइकआउट कर दे रही है, कभी कौन बाइकआउट कर दे रहा है, कभी क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, इसके चलते वहाँ पे सरकार ही नहीं बन पा रही है। और इस वजह से अभी हुआ ये कि इन्होंने गुस्से में आके कहा कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे को संन्यास ले रहा हूँ, और जनता जो है ना इसी के चलते हुए सड़क पे फिर उतर आई है। ठीक है, तो ये यहाँ का बेसिक अभी मतलब था। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में डिस्मिस कर दी है एक रिट पिटीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एसपीए एक्ट 1954 को चैलेंज कर रहा था। रिट पिटीशन क्या होती है? 5 टाइप के रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सेशरी, क्वी वारंटो, प्रोविजन। ठीक है, ये रिट जो है 32 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं, 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट में डलती हैं। व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट? चलो इसको भी समझते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना था इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिजेस इन इंडिया के लिए। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैरिजेस को सोलेमनाइज करता है। इसमें हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट रेगुलेट किए जा सकते हैं। The act applies not only to the Indian citizens who belong to different caste and religion, but also to an Indian national who live abroad. ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ द जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है, इट रिक्वायर्स अ पर्सन मैरिंग अंडर दिस लॉ टू गिव अ नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। ठीक है, मतलब ये कहा गया है, देखो इसमें 30 दिन होता है, आई थिंक उसी को चैलेंज किया भी गया था कि हमें 30 दिन पहले नोटिस क्यों देना है कि हमें शादी करनी है। तो सेक्शन 5 जो है ना ये कहता है, कुछ इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल जो सेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जहाँ पे शादी होती है ना मैरिज ऑफिसर के वहाँ पे, तो शायद ऐसा होता है कि अपना पूरा एड्रेस, नाम, पता लगाना होता है, पोस्ट करना होता है, फिक्स करना होता है। तो ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन बोला जाता है कि भैया पूरा नाम पता क्यों लिखें, कल को कोई हमारे घर पे आके लड़ाई फसाद कर दे, राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन हो रहा है। सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है अलाउज एनी पर्सन टू ऑब्जेक्ट टू द मैरिज विद इन 30 डेज। भाई कोई आपकी शादी के लिए ऑब्जेक्ट क्यों कर सकता है, तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म होता है। एंड फिर पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैरिज विल बी सोलेमनाइज अंडर सेक्शन 7 सब क्लॉज 2। मतलब अगर नहीं हो पाएगी सो नॉट सोलेमनाइज्ड, तो ये भी एक समस्या है। तो ये कुछ ऐसे इसके जो सेक्शन हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसको लेके काफी बवाल होता रहता है, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सबको जो है एक साइड में कर दिया है। ड्यू टू दीज प्रोविजंस ब्रीचिंग पर्सनल लिबर्टी, सेवरल इंटरफेथ कपल्स अप्रोच द कोर्ट चैलेंजिंग द सेक्शन 6 and 7 ऑफ द एक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, हो गया होगा आई थिंक, है ना। कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस भी देख लेते हैं यार। शफीन जहान वर्सेस अशोक के एम 2018 का ये केस है। इसमें अपहेल्ड किया गया राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल टू परस्यू अ वे ऑफ लाइफ और फेथ टू विच शी और ही सीक टू अडेयर। Therefore, the right to marry a person of one choice is integral to Article 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट का एक और है केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो ये जजमेंट था, ये राइट ऑफ चॉइस ऑफ अ फैमिली लाइफ एज ए फंडामेंटल राइट की बात करता है। ठीक है, और ये भी कहता है कि राइट टू प्रिवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे प्रिवेसी का काफ़ी वायलेशन हो रहा है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। पर ये कि एक तरफा किसी को लगता है कि प्रिवेसी का वायलेशन है, किसी को लगता है नहीं है, तो वो दोनों ही चीज़ें हैं। सोलोमन आइलैंड ने सस्पेंड कर दी है ऑल विजिट फ्रॉम फॉरेन नेवीज, कि भैया बाहर की नेवीज अब हमारे आसपास नहीं आएंगी। चाइना से इनके रिलेशन क्लोज हो रहे हैं, तो बेसिकली इसीलिए किया गया है, यूएस को डायरेक्टली इन्होंने टारगेट किया है। ठीक है, लोकायुक्त लोकपाल की वीडियो मैंने अटैच कर दी है, जरूर देखना, नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते। बात शुरू होती है डेमोक्रेसी से। कोई भी डेमोक्रेसी होती है वो किस पर होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? तो डेमोक्रेसी को पावर कौन देता है? कौन पावर करता है? कौन सोवरेन है डेमोक्रेसी में? हम हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या होती है? मेनली वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। ये लोगों के भलों के लिए बनती है, ना कि कुछ लोगों के भलों के लिए। वेलफेयर ऑफ ऑल, है ना। वेलफेयर ऑफ ऑल की जब भावना रहेगी तो क्या रहेगा? गवर्नमेंट बनाई जाएगी, गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत बड़ी होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, सिविल सर्विसेज होगा,
जो ये सब काम करेगी, जो वी द पीपल को क्या करेगी, उनको गुड्स एंड सर्विस देगी। बट इस आइडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़े पावरफुल हो जाते हैं, स्पेशली इफ द डेमोक्रेसीज आर बिग। इनके पास पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि इनको भी क्या ठहराया जाए, अकाउंटेबल ठहराया जाए। दे नीड टू बी अकाउंटेबल। और इनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए लोगों के पास एक तरीका होना चाहिए जहां वो अपनी ग्रीवियंस को रिड्रेस कर सके। मान लीजिए कि ये कोई गया उनकी कंप्लेंट लेके, बट वो कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई, तो एक जगह होनी चाहिए जहां वो इंसान अपनी ग्रीवियंस को रिड्रेस कर सके। उस ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को ही क्या बोलते हैं, ओम्बड्समैन। चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 किस चीज में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी है भारतीय संविधान की, उसमें आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो मैं वेलफेयर की बात कर रहा था, जो वेलफेयर ओरिएंटेशन है स्टेट का भारत में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा है, और इसीलिए फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी एक्सपैंड होती है। तो भारतीय कॉमन आदमी किसके बीच में फंसा हुआ है, यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट, और यहाँ पे ये पॉलिटिशियन। तो इनको क्या करना जरूरी है, इनसे अगर इस इंसान को बचना है, अगर वी द पीपल की फीलिंग को बना के रखना है, तो इस इंसान को क्या चाहिए, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके द्वारा ये इनको अकाउंटेबल ठहरा सके, क्वेश्चन पूछ सके, अपनी प्रॉब्लम को वहां पे शेयर कर सके। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्या आता है, ओम्बड्समैन। ठीक। अभी ओम्बड्समैन को कैसे कई स्कॉलर्स ने डिफाइन किया, स्कॉलर का नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बट कैसे डिफाइन किया है, बलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ऑफिशियलडम। ऑफिशियलडम मतलब यही ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए। तो इन लोगों की जो टायरनी है, इन लोगों से जो बचाना है, किसको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वी द पीपल को। देन ओम्बड्समैन एज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियस, कि ये ओम्बड्समैन जो होगा, ये इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा पब्लिक के कॉन्शियंस को, जो हेल्प करेगा पब्लिक को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, पब्लिक को अपनी ग्रीवियंस रिड्रेस करने के लिए। चलिए, अब बात आती है कि ओम्बड्समैन की पूरी दुनिया में बात कहां शुरू हुई। पूरी दुनिया में ओम्बड्समैन की बात शुरू हुई स्वीडन से। तो 1809 में स्वीडन में पहली बार ये ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, एक ये मॉडल क्रिएट किया स्वीडन ने, है ना, यहाँ पे। और स्वीडन आपको पता है क्या है, टॉप की डेमोक्रेसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप पे है, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप पे है। तो ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, अलोंग विद द फिनलैंड एंड द नॉर्वे। तो ये क्या कंट्री है, ये कंट्री जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छे हैं, करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर एग्जांपल, आज हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत लो है। उसके बाद आपका जो पहली कंट्री कॉमनवेल्थ की थी, वो क्या थी, न्यूजीलैंड, जिसने इसको कॉन्सेप्ट को अपनाया 1962 में, ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को। फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज, बाकी डेमोक्रेसीज ने, यूके ने अपनाया, और धीरे धीरे वो भारत में भी आया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में भी बात चली कि भाई हमारे यहाँ भी इस तरीके का ओम्बड्समैन होना चाहिए। इसके लिए भारतीय सरकार क्या अपॉइंट करती है, एक एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में सेटअप किया गया। सेकेंड एआरसी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, इसकी रिकमेंडेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकेंड एआरसी कब चलाया गया, 2005 में। तो जो फर्स्ट एआरसी था, उसने ही रिकमेंड किया कि भाई दो हमारे पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लोकपाल होना चाहिए, एक लोकपाल होना चाहिए और एक लोकायुक्त होना चाहिए। लोकपाल का होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, दिल्ली में। और लोकायुक्त का होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। जैसे चीफ एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए सेंटर में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए स्टेट्स में। उस तरीके की बात। सेकेंड, ये रिकमेंडेशन किसका था, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का। अब खुद सोचिए उन्होंने कैसे कैसे लोकायुक्त को क्या क्या पावर दी होंगी। अगर ये जो लोकपाल या लोकायुक्त बनेंगे, उनको क्या पावर दी होंगी, क्या उनके सिग्निफिकेंस होगी, या क्या उनके उनको मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सोचिए आप खुद। पहली बार उनको किसको अकाउंटेबल ठहराना है, सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस को, जो स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो अगर वो क्या होने चाहिए, इन लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए। उनके
अपॉइंटमेंट में इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होने चाहिए, वरना वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे। प्लस लोकपाल और लोकायुक्त को अगर आपको पावर देनी है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन शुरू कर सके, है ना, वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवा सके। सो यही बात है एआरसी ने बोली, इन्होंने कई चीजों के बारे में बोला कि लोकायुक्त के पास लो या लोकपाल है, लोकायुक्त के पास ये पावर वो पावर होनी चाहिए। अगेन टू रिटरेट, लोकपाल कहाँ पे होता है, सेंटर में, और लोकायुक्त कहाँ होता है, स्टेट्स में। तो देखिए इन्होंने ऐसी ही बातें की कि भाई इन लोगों को इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, इनका हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस फंक्शनरी के बराबर का स्टेटस होना चाहिए, इनके पास डिस्क्रिशनरी हो फील्ड होनी चाहिए जहां पे ये इनजस्टिस, करप्शन, फेवरेटिज्म को रोक सकें, और भी बातें इन्होंने की गई। उनको कोई भी पैसे से कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से। जब ऐसी बातें आएंगी तो लोकपाल क्या कर पाएगा, लोकपाल या लोकायुक्त क्या कर पाएंगे, बहुत इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। उन्होंने रिकमेंड तो कर दिया सेकंड फर्स्ट एआरसी ने, और भारतीय सरकार ने इवेंचुअली ये रिकमेंडेशन मान भी लिया, ठीक है भाई हम करेंगे इसको, वी विल डू इट, रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड। बट भारतीय सरकारों ने ओवर द पीरियड कई सारे लेजिस्लेशंस लेकर आए लोकपाल बनाने के लिए, बट कोई पास नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, लेजिस्लेशन आते थे, पास नहीं हो पाते थे किसी भी कारण से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनको इंडिपेंडेंट ठहराने की बात है। आप खुद समझिए, एग्जीक्यूटिव खुद लाके लेजिस्लेचर ला रहा है कि मुझे अकाउंटेबल ठहराओ, मैं करप्शन नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है ना। करंट सिचुएशन भारत की, अगर करप्शन में मेजर करनी है तो क्वालिटेटिवली हम कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिवली हम मेजर करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से। तो 2017 में भारत की रैंक थी 81, 2018 में रैंक आई 82, और अभी 2019 में रैंक है 80। तो आप ऐसे याद रखिए कि 80 में अराउंड घूम रहे हैं हम। तो ये कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है इंडिया की परसेप्शन इंडेक्स में। एक, तो ये दिखाता है कि भारत को क्यों एक करप्शन, एंटी करप्शन मेजर या एंटी करप्शन क्रूसेड होना चाहिए था। और इसी के लिए आपको याद होगा, बहुत फेमस आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपको याद होगा। स्वामी अग्निवेश हैं, किरण बेदी हैं, कितने सारे लोग हैं, अन्ना हजारे हैं, है ना। अन्ना हजारे मूवमेंट टाइम के टॉप 10 न्यूज स्टोरी बने थे 2011 के। जितना बड़ा प्रोटेस्ट शाहीन बाग का हुआ था, शायद उससे बड़ा प्रोटेस्ट और उससे ज्यादा सपोर्ट मीडिया का आपके इस प्रोटेस्ट को मिला, जिसने आपकी सेकंड यूपीए गवर्नमेंट को अल्टीमेटली गिरा भी दिया, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम कर दी, और उसी के साथ मोदी जी सत्ता में भी आए। तो अन्ना हजारे मूवमेंट किस बात पे फोकस था, अन्ना हजारे मूवमेंट इसी बात पे फोकस था कि हमें चाहिए एक जन लोकपाल, हमें चाहिए एक जन लोकपाल, हमें चाहिए करप्शन से मुक्ति। अब आप देखेंगे कि 2013 में हमारी रैंक और भी पुअर थी, 94 थी। तो सिचुएशन तो थोड़ी इंप्रूव हुई है, क्योंकि आपका 2013 में जन लोकपाल का एक्ट आया, उसके बाद हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी के मेजर लिए, वो बात ठीक है। बट स्टिल लोकपाल आया आपका 2013 में, जैसे आपके जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद आपने पुश किया इन्होंने, और पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। कौन सा बिल, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013। 2013 में ये एक्ट पास हुआ। जब ये एक्ट पास होगा तो दो बॉडी बनाई गई, लोकपाल एंड लोकायुक्त, और ये दोनों क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी। क्यों, क्योंकि इनको एक एक्ट के अंतर्गत लाया गया है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है ना, ये तो एक एक्ट के अंदर है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये काम क्या करेंगी, ये फंक्शन करेंगे एज एन ओम्बड्समैन। अच्छा, ओम्बड्समैन जो है ना, ये वर्ड ओम्बड से बना है, ये वर्ड क्या है, स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश, क्योंकि स्वीडन में पहली बार आया था, और इसका मतलब होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और ये क्या करेगा ओम्बड्समैन, इट विल इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरी एंड फॉर द रिलेटेड मैटर। ये परफॉर्म करेगा, ये इंक्वायर करेगा करप्शन एक्ट्स के लिए, ये पब्लिक फंक्शनरी की, भाई को करप्शन एक्ट कर रहा है तो उस पर एलिगेशंस है, लोगों ने कंप्लेंट की, या इन्होंने सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो मतलब कि लोकपाल या लोकायुक्त बैठे हैं, इन्होंने खुद देखा कि देखो ये करप्शन हो रहा है, उन्होंने खुद से केस उठा लिया, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो उसमें वो केस पे कार्य करेंगे। चलो, तो ये बात तो हो गई।
बट क्या 2013 के एक्ट के आने के बाद ही ये सब बात शुरू हुई? आंसर है नहीं। आपका स्टेट्स में, अब हम लोकायुक्त पे आ जाते हैं, स्टेट्स में जहां लोकायुक्त की बात चल रही है, उन्होंने आपका 2013 से पहले बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी लोकायुक्त अकाउंट अपॉइंट कर रखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेट उड़ीसा था, 1970 में उन्होंने लोकायुक्त बना लिया। केरला का मॉडल बहुत फेमस है, केरला और कर्नाटका का, इन्होंने 1985 और 1999 में अपना अपना लोकायुक्त बना लिया। बट 2013 के आने के बाद एक सेंटर से लॉ पास हुआ, और उस लॉ के पास होते ही वो क्या बन गई, एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म बन गया, और हर स्टेट को अब लगाना पड़ा। इस सब 2013 के पहले क्या था, हर स्टेट के पास डिस्क्रिशन था कि लगाओ और चाहे ना लगाओ, वो आपकी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है। बट 2013 के बाद आपका ये लागू हो गया, और हर स्टेट को अब लोकायुक्त लगाना ही लगाना पड़ेगा। कहने की बात ये है। अब लेकिन अगर हम अभी गोवा की सिचुएशन की बात करें, पहले हम ये बात करते हैं। अच्छा, ये जो लोक, अब हम लोकायुक्त पे ही हैं, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट लोकायुक्त की पावर वेरी करती है। जैसे पावर टू इन्वेस्टिगेट लेट्स से, तो लोकायुक्त फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टेट में लोकायुक्त कंप्लेंट से अपना कैन इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन ईदर ऑन द कंप्लेंट्स और सुओ मोटो। खुद से भी कर सकते हैं सुओ मोटो, जैसा मैंने आपको बताया, या कंप्लेंट आने के बाद। बट कई स्टेट्स में उनको ये पावर नहीं दी गई है, सुओ मोटो पावर। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम जैसे स्टेट्स में। तो यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि हर स्टेट टू स्टेट में बहुत वैरी करता है। किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है सुओ मोटो, किसी में नहीं दी गई है। सिमिलरली किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है, और किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को प्रोसेसिंग करप्शन के एलिगेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो थोड़ा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हर स्टेट का अलग और अलग है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि गोवा का जो लोकायुक्त थे मिस्टर मिश्रा, ये कहते हैं कि भाई जैसा केरल और कर्नाटका में होता है, अगर वैसी पावर दी होती तो थोड़ा बेटर और होता, बट हमें तो वो भी पावर नहीं दी गई। इसलिए बात करते हैं गोवा के लोकायुक्त की। गोवा के लोकायुक्त बहुत पहले बन गए थे, इस 2013 के एक्ट से पहले। ये करीब 2003 में इसकी परिकल्पना की गई, और 2011 में ये फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसको कर्नाटका और केरल के मॉडल पे बनाया गया, बट उसके कई प्रोविजन थे, उनको डाइल्यूट कर दिया गया। ये हम देखेंगे वो। ठीक है, तो ये थी आपकी गोवा के लोकायुक्त की स्टोरी। और आप अगर ओवरऑल लोकायुक्त देखेंगे, और ये स्टोरी है 2018 की। लोकपाल की तो बात छोड़िए, उसको हम एक दिन डिस्कस करेंगे। लोकपाल को 2013 के बाद अपॉइंट होते होते 2017-18 हो गया। ठीक, वो बात तो बहुत अलग है। लोकायुक्त में भी बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे लोकायुक्त की बॉडी तो बना दी कि भाई ये ऑफिस है लोकायुक्त का, बट अंदर लोकायुक्त अपॉइंट नहीं किया। तो स्टेट्स विदाउट लोकायुक्त, आप देख सकते हैं कितने स्टेट्स में लोकायुक्त को अपॉइंट नहीं किया गया। तो अगर हम मॉडल स्टेट्स की बात करें, अच्छे जो स्टेट्स ने काम किया है, वो कर्नाटका और केरल ने अच्छा काम किया है अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि लोकायुक्त के और क्या चैलेंजेस हैं जो गोवा के लोकायुक्त ने आइडेंटिफाई किए, पहला ओवरबर्डन। देखिए, कॉमन आदमी को कोई दिक्कत है, वो क्या करता है, एफआईआर साइन करता है, एफआईआर फाइल करता है। पर पुलिस एफआईआर फाइल नहीं करती, कभी कभी आपको पता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो ये कंप्लेंट लेके कहाँ जाएगा, ये जाएगा लोकायुक्त के पास। अगर ये एफआईआर फाइल हो गई होती तो लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग चालू होती है और उस पर काम आगे होता। पर ये लोकायुक्त के पास आता है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जब पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पुलिस है, तो लोकायुक्त क्या हो रहा है, ओवरबर्डन हो रहा है। इनके पास इतने केस आ गए 6 महीने के अंदर ही, इनके पास बहुत सारे केस, 180 प्लस केस आ गए 6 महीने के अंदर ही। इनका 6-7 महीने का टेन्योर था। दूसरा, गोवा के लोकायुक्त कहते हैं कि चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे कोई भी रहे या कोलिशन रहे, प्रॉब्लम एज इट इज है ब्यूरोक्रेटिक इनडिफरेंस, ब्यूरोक्रेटिक एपेथी टू द पब्लिक। ब्यूरोक्रेटिक एपेथी मतलब पब्लिक की नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि रिस्पेक्टिव नॉन पार्टीजन पब्लिक एपेथी है। पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, ये नॉन पार्टीजन है। ये मतलब सबके साथ ये ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। फिर बोलते हैं लैक ऑफ पावर। कहते हैं लोकपाल को, लोकायुक्त को
पावर नहीं है, लैक ऑफ पावर है, किस चीज की, प्रोसिक्यूशन की, जैसे कि कर्नाटक और केरला में है। भाई कंप्लेंट आई और लोकायुक्त ने बोला कि भाई अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो लोकायुक्त के पास इतनी पावर नहीं है अपने आप को इन्फोर्स करने की, कि भाई अगर लोकायुक्त ने बोला है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी पावर, लोकायुक्त के पास कंटेम्प्ट का भी पावर नहीं है। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे एक दिन एक करंट अफेयर्स में, मतलब कि लोकायुक्त के पास अगर लोकायुक्त की बात किसी ने नहीं मानी, तो उसका अगर उस पे लोकायुक्त को पावर नहीं है कि उसको पनिश करने की। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, प्रशांत भूषण का केस था, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी प्रशांत भूषण ने फॉर एग्जाम्पल, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है कि भाई आपको ये पनिशमेंट हम दे रहे हैं। तो लोकायुक्त के पास कंटेम्प्ट का पावर नहीं है। और सेकंड एआरसी ने क्या बोला था कि भाई हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी का स्टेटस होना चाहिए, नहीं, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट बात करें हम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ काम करने के लिए लोग ना हो। आप खुद समझिए, अगर लोकायुक्त हैं उनके साथ काम करने के लिए बाबू लोग नहीं है, क्लर्क्स नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छी विंग नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, उनको स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, पॉलिटिकल विल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की, सीएम नहीं चाहता कि लोकायुक्त अच्छे से काम करे, तो ना वो फंडिंग करेगा, ना वो लोग देगा, ना वो हेल्प करेगा। और ये बहुत बड़े चैलेंज हैं आपके लोकायुक्त के साथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए लोकायुक्त, आपके गोवा के लोकायुक्त बोलते भी हैं कि भाई ये तो धृतराष्ट्र और गंधारी की तरह ये सीन हो गया कि बस ऐसे बैठे रहो। और वो कहते हैं कि भाई केवल हम बोलते तो रहते हैं बहुत सारी, ये जो मोह है ना, पुत्र मोह और पार्टी मोह, ये सब हम रूफ टॉप से चिल्ला चिल्ला के बोलते तो हैं करप्शन के लिए कि करप्शन रोको, करप्शन रोको, करप्शन रोको। बट अगर जब उनको रियल में इरेडिकेशन करने की बात आती है तो हम केवल लिप सर्विस देते हैं, हम बस बोल देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब ये इशारा किसकी तरफ था ये नहीं पता, बट ये इशारा बेसिकली पॉलिटिशियंस की तरफ था, जो बात करते हैं कि नहीं करप्शन, करप्शन नहीं, करप्शन ये, करप्शन वो, बट अल्टीमेटली दे डू नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प आउट टू वीड आउट करप्शन। वो करप्शन को इरेडिकेट करने में, वीड आउट करने में कोई हेल्प नहीं करते हैं। ये बहुत सारे केस देते हैं, गोवा के सीएम का केस देते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं मांगी इनकी, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अपनी गवर्नर को, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और बहुत सारे केसेस। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें समझना है कि पॉइंट ऑफ लोकायुक्त के चैलेंजेस क्या हैं, और इसको दूर करने के लिए खुद स्टेप्स भी बताते हैं। जैसे कि पहली बात, गिव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब अगर लोकायुक्त ने ऑर्डर दिया तो वो मैंडेटरीली फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं हुआ तो कनेक्शन में क्या है, कंटेम्प्ट का पावर भी होना चाहिए, कि कंटेम्प्ट मतलब कि पनिश कर सके, ही इज एबल टू पनिश द अदर वन, पीपल, ऑफिशियल्स, कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल विल से हो और चाहे वो पुलिस से हो। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा तभी लोकायुक्त अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज लोकायुक्त विल रिमेन अ वेरी वीक इंस्टीट्यूशन। तो भी करप्शन वो क्या रह जाएगा, कि भाई करप्शन हटाना है, वो क्या रह जाएगा, केवल एक रिटोरिक रह जाएगा, वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है रियलिटी में, तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एट द स्टेट लेवल इज लोकायुक्त। और इसको आपने जब डिसएम्पावर कर रखा है, तो आप कैसे करप्शन को वीट आउट करोगे, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन फिनिश करते हैं। आपको ये पीडीएफ अपने फ्लैट पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आप हमारे